हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड थॉट। मैं रेवती रमन देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस 2023 का जो पेपर अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 24 जून से 27 जून तक, है ना। इसके बारे में हम लोग एक समरी देखेंगे। सारे पेपर का समरी देखा जाएगा, दैट इज ऐसे पेपर 3, 4, 5, 6 एंड 7 एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज पेपर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आपके नॉलेज बेसिस पे था, है ना। जितना आपको आता है, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है आप उस पर बेटर कर सकते हो, हिंदी स्ट्रांग है उस पर बेटर कर सकते हो, छत्तीसगढ़ी स्ट्रांग है उस पर बेटर कर सकते हो, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन योर लैंग्वेज बेसिस, है ना। आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आपके शायद वो ज़्यादा बेटर हो, और छत्तीसगढ़ी ज़्यादा बेटर हो, या फिर इंग्लिश ज़्यादा बेटर हो, या फिर तीनों ही बेटर हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन डिस्कशन पूरा डिटेल में किया जाएगा बाकी सभी पेपर्स का, दैट इज ऐसे से लेके पेपर 7 तक का। एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन, सारे एसेस, सारे 15 मार्कर, 10 मार्कर, 2 मार्कर, 8 मार्कर, सारे के सारे डिस्कस नहीं किए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को डील किया जाएगा जहाँ पे वो एनालिटिकल वे में है ना। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको डील नहीं करेंगे, या फिर मुझे जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आपको ऐड करना चाहिए था, उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो हियर आई एम लॉन्चिंग अ न्यू सीरीज दैट इज नेम्ड बाय सारांश। सारांश इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे मेंस पेपर का एनालिसिस करना है एक समरी बेसिस पे, है ना, एक सारांश के बेसिस पे, एक संक्षेप में। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा, जो सवाल जरूरी है उन पे बात होगी। इस वजह से इसका नाम रखा गया है क्या, सारांश। ठीक है, आज ही सारा पेपर डिस्कस नहीं किया जाएगा। विद इन द वीक और विद इन 10 डेज हम लोग लेंगे, जहाँ पे हम लोग एक एक पेपर को अलग अलग सीरीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसका नेम क्या होगा, सारांश। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है दैट इज अपॉन ऐसे का पेपर का डिस्कशन। ठीक है, एक ओवरव्यू बताऊं अगर मैं ऐसे पेपर को लेके, तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे और कुछ एनालिटिकल भी थे। ठीक है, तो जो बोला गया था सीजीपीएससी के द्वारा कि हम लोग अब इंक्लाइन करेंगे कहाँ, यूपीएससी के साइड में, वो थोड़ा सा देखने मिला है ऐसे पेपर में। ठीक है, इन्होंने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन थ्रो किया है, जो कि पहले मोस्टली क्या होता था, क्लोज्ड एंडेड हुआ करता था। क्लोज्ड एंडेड मतलब आपको एक सेंटेंस दिया है, जैसे कि इस साल भी दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर ऐसे, है ना, उसको डील करने के लिए बोला गया है। वो क्या है, क्लोज्ड एंडेड है। कैसे? वो क्लोज एंडेड इसलिए है क्योंकि आप उससे बाहर बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लाइक कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, है ना, एक चैलेंज, इस पे आप मल्टी डायमेंशनल व्यू यूज कर सकते हो। ऐसे ही फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर्ट फॉर्म एंड लिटरेचर के बारे में पूछा गया है, वो भी एक कैसा पेपर है, दैट इज ओपन एंडेड। क्लियर है, याद रहेगा। चलो एक एक करके अब डील करते हैं। 4 एसेस को मेनली मैं डील करूंगा, जो कि ओपन एंडेड है, क्लोज्ड एंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में पहले ही कवर कर चुका हूं, है ना। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोस्टली किस बेसिस पे था कि आपका नॉलेज कितना है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो उस पर भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। मैं डील करूंगा इंडिया सेक्शन से, कौन सा, मतलब जो नेशनल इंटरनेशनल सेक्शन है उस पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज, और यूटिलिटी ऑफ योगा इन डेली लाइफ। ओपन एंडेड है दोनों का दोनों क्वेश्चन, मैं इन दोनों को डील करूंगा। ऐसे ही डेवलप्ड इंडिया डेवलप्ड छत्तीसगढ़ वाला जो ऐसे है उसको ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, इस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये वाला जो सेक्शन है ये मोस्टली ज्योग्राफी ओरिएंटेड है, जो कि क्या बोलना चाहिए, फैक्चुअल है, तो ये आप डील कर सकते थे। ठीक है, मेरा कंसर्न है कौन कौन सा, ये दो, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़ और फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ फोक लिटरेचर एंड आर्ट। ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बेसिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से इसको डील किया जाएगा। वैसे ही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और यूटिलिटी ऑफ योगा इन डेली लाइफ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट, पहला है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन था कि आप इसमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिख सकते थे, कुछ एक आपके पास थीम होना चाहिए था जिस पे आपको इसको डील करने की ज़रूरत थी। ठीक है, बात हुआ है क्या क्या, ग्लोबल मतलब आप सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल नहीं लगा सकते हो, आपको जो एग्जाम्पल चाहिए वो कैसे होंगे, ग्लोबल लेवल के।
मतलब आपको डिफरेंट कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देना होगा डिफरेंट प्लेसेस पे, या फिर आप एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट कर सकते थे इस पर्टिकुलर सेक्शन को। ठीक है, इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए, डाटा बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि बात की गई है कैसी, चैलेंज है करके, है ना। तो चैलेंज को दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, डाटा या इन्फॉर्मेशन, है ना। रिपोर्ट्स और इम्पैक्ट्स, जैसे WMO का हम लोग डाटा डाल सकते हैं, UNEP का डाटा डाला जा सकता है, UNFCCC का डाटा डाला जा सकता है ना। इस बेसिस पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था इसको। इसके अलावा कन्वेंशन, दैट इज़ UNFCCC क्या बोल रहा है क्लाइमेट चेंज को लेके, उसके ऊपर भी आप बात करके इंट्रोड्यूस कर सकते थे अपने ऐसे को। ठीक है, इसके अलावा COP कैसे बात कर रहा है, मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होते हैं, लाइक रिसेंटली COP28 हुआ था UAE में। तो वहाँ का ओपनिंग रिमार्क जो था, मतलब जो वहाँ प्रेसिडेंट थे इस बार के COP के, उनका जो रिमार्क रहा होगा क्लाइमेट चेंज को लेके वो कैसा था, उसके ऊपर आप बात कर सकते थे। ठीक है, इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल बेस्ड, जैसे मैं बताया हूँ, लाइक कि सूडान में क्राइसिस हो रहा है ना। सूडान क्राइसिस के ऊपर बात कर सकते थे। बाढ़ आया हुआ था, इथियोपिया में ड्रॉट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चार्ड वाले एरिया पे, है ना। ये सारी चीज़ कैसे हैं, ग्लोबल एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट का। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते थे। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता वो क्या था, चैलेंज पूछा है, दैट इज कॉजेस, किस वजह से हो रहा है, पहली बात। दूसरा है कि उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है हमारे विद इन द सोसाइटी, है ना, विद इन द इन्वायरमेंट, विद इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस बारे में आप बात कर सकते थे। इसके अलावा अब चैलेंज है तो इसको लड़ने के लिए कुछ सॉल्यूशन चाहिए, कुछ स्ट्रेटजीज चाहिए, उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए थी। अंत में आपको इसको कंक्लूड कर देना था। कंक्लूजन पे आपका क्या क्या होता, वो वर्ड होना चाहिए था, ऑप्टिमिस्टिक विज़न होना चाहिए था। ऑप्टिमिस्टिक विज़न मतलब कि हम बेहतरी की ओर कैसे जा सकते हैं, कैसे हम लोग नेट जीरो का यूज़ कर सकते हैं, नेट न्यूट्रलिटी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। कैसे फॉसिल फ्यूल एमिशन को कम करके हम लोग क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉल्यूशन, लाइक कि अभी बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है ना। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल एलिमिनेशन की बात की गई है COP28 में। कोल बेस्ड जो पावर प्लांट होंगे उनको बंद करने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे पेरिस एग्रीमेंट को यूज़ करके हम लोग GHG एमिशन को कम कर सकते हैं, कैसे वो बाइंडिंग होना चाहिए सब पे। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल मतलब माइनर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर ना थोप के किसके ऊपर भी होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर भी होना चाहिए था। ठीक है, चलो ये तो कंक्लूजन हो गया, ये है इंट्रोडक्शन। अब हमको जो मेन चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज जो मेन बॉडी था, उस पर 3 पार्ट थे, कॉजेस, इम्पैक्ट और सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो पहला जो कॉज था वो है जनरेटिंग पावर, मतलब जो फ्यूल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो मोस्टली किससे किए जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन का यूज़ करके हमने क्या कर रहे हैं, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है, अपना पावर जो है उसको जनरेट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, GHG पॉल्यूशन बढ़ता है। क्लियर है, इस वजह से एक ये बात की जाएगी। दूसरा क्या होगा कि हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। फॉरेस्ट को काटने से हो क्या रहा है, यहाँ पे फॉरेस्ट के काटने से जो हमारा सिक्वेस्ट्रेशन है, CO2 सिक्वेस्ट्रेशन है, वो कम हो रहा है। ठीक है, CO2 बढ़ रहा है, CO2 इज़ अ GHG, है ना, ग्रीन हाउस गैस है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो वार्मिंग है वो भी और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन्वायरमेंट में, जो वार्मिंग ऑफ अर्थ है वो बढ़ेगा। वार्मिंग ऑफ अर्थ की वजह से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होगा, और ये जो क्लाइमेट चेंज है वो कहीं ना कहीं होलिस्टिकली पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन वुड बी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री ले लेते हैं, है ना, या फिर बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कोई सा इंडस्ट्री ले लेते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना। वो लोग कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल वे में चल रहे हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसा है, घातक है। इस वजह से क्या हो रहा है, GHG एमिशन बढ़ रहा है। GHG एमिशन बढ़ने से क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
ठीक है। ऐसे ही प्रोड्यूसिंग फूड, पावरिंग बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आएगा कहाँ से? फॉसिल फ्यूल से, लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, है ना। इन सब से क्या हो रहा है? जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है? फूड, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा लेवल पे क्या कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। उससे भी क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। अल्टीमेटली सारे के सारे चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू बायोस्फीयर, है ना। तो ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? याद रहेगा, पहले इन कॉजेज़ पे बात करना है आप लोगों को, उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स पे बात करना है, क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? चलो तो देखते हैं इम्पैक्ट क्या है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं। इसी साल की बात लेते हैं कि गर्मी 53 डिग्री थी, कहाँ पे? ओल्ड राजेंद्र नगर पे, है ना। ये एक न्यूज़ छपा हुआ था, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था कि ओल्ड राजेंद्र नगर जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, 53 डिग्री। ये कैसा हो गया? एक्सट्रीम राइज इन टेम्परेचर हो गया, है ना। वहाँ पे मोस्टली 50-51 तक जाता था, लेकिन 2 डिग्री का इंक्रीज दिस टाइम, दैट इज़ 53 डिग्री, इज़ हार्मफुल फॉर मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मेनी ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ द सिटीजन लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये एक इम्पैक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल डाला जा सकता है, इंक्रीज्ड ड्रॉट। ड्रॉट कैसे? सूखा पड़ रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, पानी कम गिर रहा है, इससे क्या हो गया कि सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से क्या हो रहा है? फूड सिक्योरिटी हमारी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ड्रॉट बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं मिलेगा, वो भी मरेगा, कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट हो रही है। ऐसे ही वार्मिंग, राइजिंग ओशन, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि आइस कैप का मेल्ट हो जाना। जो आइस कैप्स होते हैं ना, समुद्र में बहुत सारे बर्फ़ के टीले बने हुए हैं, उनका पिघल जाना, इसकी वजह से क्या हो रहा है? सी लेवल का राइज हो रहा है। इससे क्या होगा? धीरे धीरे करके कुछ जो लो लैंड आइलैंड्स है, लाइक कि जावा, सुमात्रा, ये सारे एक तरीके से थ्रेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे उनका डूब जाना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा किस पे? ग्लोबल इन्वायरमेंट पे। क्लियर है? ह्यूमन कॉस्ट, हेल्थ रिस्क हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है हमको, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? याद रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते थे? अप्रोच कर सकते थे। इसकी स्ट्रेटजी या फिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था? पहला सॉल्यूशन तो हम लोग कहाँ से डालेंगे? COP28 में जो सॉल्यूशंस है उस पर नेट न्यूट्रलिटी को पूरी तरह से फोकस में लाना चाहिए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग को ट्रांजिशन करना चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करनी चाहिए थी, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लियर है? ये सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते थे अपने ऐसे में। क्लियर है? एक चीज़ और, इसका जो डिटेल्ड PDF है वो डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पर से जाके इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल कौन सा है अपना? बियॉन्ड थॉट विद रेवती रमन, और यूट्यूब पे जहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इज़ बियॉन्ड थॉट इन्फो कैट, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा। इसका पूरा का पूरा ऐसे मैंने क्रिएट किया है कि कैसे कौन सी जगह पे क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। ऑल्दो ये आपका बेसिस है, आपका जो टेम्पलेट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन वुड बी यूटिलिटी ऑफ योगा इन डेली लाइफ। यूटिलिटी के बारे में बात किया गया है। यूटिलिटी मतलब उसका उपयोगिता, डेली लाइफ, डेली जीवन पे योगा का उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बात करना था, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? योगा को इंट्रोड्यूस करो, ओरिजिन बता दो उसका, है ना। इंडिया में ओरिजिन हुआ, और इंडिया में ओरिजिन हो गए पूरे ग्लोबल स्फीयर पे फैल गया, ठीक है। इसी वजह से ग्लोबल स्फीयर में फैला तो UN ने 2014 में एक रिजोल्यूशन लाया और इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया गया। किसको? 21 जून को। ऐसे करके आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। ग्लोबल एक्सपेंशन भी ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि योग का एक मतलब एक कनेक्शन मैं बताता हूँ आप लोग को। योग को बोला जाता है ध्यान इंडिया में, ठीक है, मेडिटेशन, ध्यान। ये ध्यान
चाइना में गया तो उसको बोला गया क्या, ज़ेन। और ये चले गया कहाँ, जापान में, वहाँ पे क्या हो गया, यान। क्लियर है, याद रहेगा, ये एक कनेक्शन याद रखेंगे आप लोग, ग्लोबल एक्सपेंशन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, चलो इंटरनेशनल योगा डे भी ऐड कर सकते हैं, इस हिसाब से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। बस इंट्रोड्यूस करना है आपको एक पैराग्राफ में, नथिंग मच। क्लियर है, इसके बाद आप लोग जाएंगे यूटिलिटी पे। सो अब यूटिलिटी पे जब मैं बात करूँगा ना, तो जस्ट बिकॉज कि योगा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ना आप लोग ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाते, है ना। अष्टांग योग लिख देते, आप उसके टाइप्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है यूटिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ फ्रेजेस क्रिएट किए, ठीक है, अकेले नहीं, किसी की मदद से। वो मदद किसके लिए है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो फ्रेजेस क्या हैं, फिजिकल बेनिफिट्स, दैट इज शारीरिक महत्व, बॉडी एज अ टेम्पल, जैसे हम लोग टेम्पल को एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही अगर हम अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें तो इससे क्या होगा, हमको स्ट्रेंथ मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और इस हिसाब से क्या होगा कि जो योग के द्वारा ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ये हम लोग को डेली के लाइफ में अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगे तो इनकम भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यूटिलिटी यहाँ पे एक देख सकते हैं। दूसरा है मेंटल बेनिफिट, अगर आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा, आपको फोकस करना आएगा, आपको कंसंट्रेशन सिखा दिया जाए थ्रू प्राणायाम, थ्रू बालासन, थ्रू अवनातासन, है ना, या फिर योद्धा, दैट इज़ द वॉरियर पोज, इन सब के थ्रू, तो आपको क्या होगा कि जो मेंटल क्लैरिटी है वो बढ़ेगी, आप चीज़ों को एक पॉजिटिव अप्रोच में लेके चलोगे। ये भी एक टाइप का क्या है, यूटिलिटी है। और ये जो पॉजिटिव अप्रोच है वो आपको अपने दिमाग में उत्पन्न हुए जो नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक ख्याल है, उनको क्लियर करने में काम आएगा। क्लियर है, दैट इज़ वाई मेंटल बेनिफिट्स और मेंटल क्लैरिटी, क्लियरिंग द कोबवेब्स ऑफ द माइंड। क्लियर है। नेक्स्ट वन वुड बी हाइट एंड कंसंट्रेशन, दैट इज़ फोकस बढ़ता है योग करने से, मेडिटेशन से, ध्यान से, है ना। और अल्टीमेटली अगर फोकस बढ़ेगा तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है, चीज़ें आप लोग को क्लियर दिखने लगेंगी। क्लियर, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ही चाहिए। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, तो स्वस्थ आयु वर्ग। क्लियर है, अगर आयु वर्ग ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है, उनको बेहतर तरीके से उपयोग में ला पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन वुड बी डिसिप्लिन एंड माइंडफुलनेस इन लाइफ, ठीक है, जीवन में एक अनुशासन आ जाएगा, माइंडफुलनेस आ जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी योग के थ्रू, है ना। इसमें नियम और यम जो दो पार्ट होते हैं किसके, योग के, वो आप ऐड कर सकते हो कि कैसे नियम और यम हमारे दिमाग को स्वच्छ रखने में हेल्प कर सकते हैं और इसके हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। इमोशनल बैलेंस, अभी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, उसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप चीज़ों को क्लियरली देख पाए, अगर उन पे ध्यान लगा पाए, आप अपने प्रॉब्लम को टैकल कर पाए, तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो बरकरार रहेगा और आपके जो जीवन के उतार चढ़ाव है, दैट इज़ वेव्स, उतार चढ़ाव है, उनको भी क्या किया जा सकता है, ठीक से बैलेंस किया जा सकता है। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। योग सिर्फ आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में नहीं है, ये लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में भी है, जो कि मैस्लो की एक हायरार्की है। मैस्लो एक साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं एक्चुअली, उनकी एक हायरार्की थ्योरी है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट है, एट द टॉप ऑफ द पिरामिड जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व को अपनाना, इनलाइटनमेंट बोलते हैं इसको, है ना। इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करने में भी मदद कौन कर सकता है, योग, ठीक है। यूटिलिटी इन डेली लाइफ, समझ में आ रही है। सोशल हार्मनी बनाया जा सकता है, सामाजिक समरसता बनाया जा सकता है ना। दो कम्युनिटी के बीच में
ब्रिज स्थापित किया जा सकता है, जिससे दोनों के दोनों एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, ठीक है, ना कि एक दीवार बना दी जाए, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? योग से। क्यों? क्योंकि योग आपको खुद को समझने में मदद करता है, आपके खुद के समझने के अलावा आपको अपने समाज को भी समझने में मदद करता है। क्लियर है? इस वजह से सोशल हार्मनी डेवलप की जा सकती है। याद रहेगा? चलो अब कंक्लूजन में आप लोग क्या ऐड करते हैं? एम ऑफ योग, मतलब योग का एम क्या है? एक ये साइंस है जहाँ पे आपको आत्मा, परमात्मा और सेल्फ तीनों की खोज होती है। जब सेल्फ आपको मिल गया, जब आप लोग को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पता चल गया, जब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पता चल गया, तो आप लोग सोसाइटी में एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, जो कि एक अल्टीमेट एम है किसका? योग का, ठीक है। कैसे योग जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट में किसी इंसान के हेल्प कर सकता है, ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इन द कंक्लूजन। और इंडिया को योग में कैसे विश्व गुरु के रूप में देखा जा सकता है, कैसे हमारे जो यंग जनरेशन्स हैं वो इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस सब के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। क्लियर है? कर सकते थे एक्चुअली, ठीक। चलो ये दो ऐसे हो गए किसके? नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन के। एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, इस वजह से मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ फैक्चुअल, ठीक है, वो पूरी तरह से फैक्चुअल था, इस वजह से वो ऐसे या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। लेकिन ये जो दो ऐसे जो जिसको मैंने डील किया है, दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ये योग वाला, ये दोनों का दोनों ओपन एंडेड था, जिसमें अगर आपको एक माइन्यूट सा नॉलेज भी है ना किसी टॉपिक को लेके, तो आप पूरा का पूरा 750 वर्ड्स में एक ऐसे क्रिएट कर सकते थे। क्लियर है? इस वजह से इन दोनों चीज़ों को डील किया गया है। और एक चीज़ और सजेशन रहेगा कि कभी भी आप लोग कोई सा भी ऐसे को डील करो ना, तो उसका बेसिक कोर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप उसको तभी छुओ जब आपको उसके बारे में एक छोटा सा जानकारी हो, अदरवाइज आप उसको मत टच कीजिए, ठीक है। ऐसे लिखना एक बहुत बड़ी कला है। अगर आपको ऐसे लिखना आ गया, मतलब आप कोई सा भी सवाल का जवाब कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको सिचुएशंस बनाना आ जाता है, इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सिविल सर्विसेज का। क्लियर है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट वन वुड बी छत्तीसगढ़ टूरिज़्म को डेवलप करने की पॉसिबिलिटीज़, है ना। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज़्म डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़ इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते थे? कोट बेस्ड, और ये कोट या फिर सॉन्ग बेस्ड ओपनिंग। और इस सॉन्ग में हम लोग क्या दिखाते हैं कि हमारे पास कितना अच्छा कल्चर है, कितना अच्छा हेरिटेज है, कितने अच्छे साइट्स हैं, जो कि हमको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? याद रहेगा, इस हिसाब से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज़्म इन छत्तीसगढ़, कि आपके पास जगह कितने सारे हैं, है ना। रैंकिंग के बारे में बात कर सकते थे। टूरिज़्म में इंडिया विद इन द टॉप स्टेट के अंदर में आता है ना। टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से हैं, क्या यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता था कि क्या सिर्फ टूरिज़्म लेज़र के लिए है, मतलब क्या सिर्फ विलास के लिए है, या फिर यहाँ पे इथनो टूरिज़्म भी हो सकता है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बॉटनिकल जो प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। क्या इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है? दैट इज़ मेडिकल टूरिज़्म का क्या यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या नॉलेज टूरिज़्म का यूज़ किया जा सकता है, लाइक की गाइड, कि कैसे चीज़ें ग्रो हुई हैं, है ना। इन सब चीज़ों को क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात किया गया है, तो पॉसिबिलिटीज़ को लेके अगर आप सीधे सीधे सारी चीज़ लिख देते ना कि हमारे पास गुफाएं हैं, हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, हमारे पास केव्स हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखेगा नहीं। इसलिए कुछ फ्रेजेस क्रिएट किए गए, ठीक है। इन फ्रेजेस का यूज़ करना चाहिए था और आपको वहाँ पे पुटअप कर देना था, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी सिखाया हूँ। कब? कि हाउ टू राइट एन गुड ऐसे वाला जो वीडियो है, उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे चीज़ों को मोल्ड करना है, कैसे चीज़ों को बदलना है जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, क्योंकि ऐसे इज़ मोस्टली अबाउट द अट्रैक्टिवनेस, है ना। चीज़ें जितनी सुंदर दिखेंगी आपको उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा
किस में, ऐसे के टॉपिक्स में। इसलिए जो पहला मैंने फ्रेज क्रिएट किया दैट इज़ नेचुरल स्प्लेंडर जेवल्स ऑफ छत्तीसगढ़। ऐसे ही इसमें जब आप PDF देखोगे तो वहाँ पे आप लोग को दिखेगा वाटरफॉल लाइक अ डायमंड, है ना, डायमंड मतलब हीरे के जैसे हमारे वाटरफॉल्स हैं, है ना, केव्स हैं, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, टेपेस्ट्री के बारे में बात की गई है ना, कैसे ताना बाना एकदम अच्छे से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कैसे हमारे कल्चर एकल्चर्ड हुए हैं, इन सारी चीज़ों पे बात की गई है। ठीक है, वहाँ पे पर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन वुड बी कल्चरल टेपेस्ट्री, कैसे एक कल्चर दूसरे कल्चर को प्रभावित करता है और खुद दूसरे कल्चर से प्रभावित होकर एक नए कल्चर का निर्माण करता है, उसके बारे में बात की गई है ना। हम यहाँ पे अभी राम नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, मतलब पूरा का पूरा जो इलेक्शन है उसका भी मेन थीम जो था दैट इज़ ऑन द राम, अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर, है ना। सो जो रिज़ल्ट है वो थोड़े से ऑल्दो पक्ष में नहीं आए रूलिंग पार्टी के, लेकिन फिर भी हम इसको अपने हिसाब से यूज़ तो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कल्चरल कनेक्ट है लॉर्ड राम से, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर से क्रिएट किया जा सकता था। अगर टूरिस्ट आएंगे छत्तीसगढ़ को क्या बोलना चाहिए, लॉर्ड राम का ननिहाल बोला जाता है ना, उनका नाना जी का घर है यहाँ पे, है ना, ऐसा बोला जाता है ना। तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने पॉसिबिलिटीज़ के तौर पे कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए। क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे ही रामनामी संप्रदाय के बारे में हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। ठीक, लेट्स टेक अनदर स्टेप। वो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, कनेक्टिविटी डेवलप की जाए और ब्रिजेस बनाए जाए, किसके लिए, टूरिज़्म के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, कनेक्टिंग ब्रिजेस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पहले तो रोड होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप रोड के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है, कनेक्शन कैसे, डिजिटल कनेक्शन अभी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकते हैं कनेक्टिविटी के लिए, लाइक कि VR, है ना, वर्चुअल रियलिटी या फिर AR ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया जा सकता है। कि हमने क्या किया, ग्लिम्स दिखाया टूरिस्ट को कि भाई हमारे पास ये भी प्लेसेस हैं, किसके थ्रू, VR AR के थ्रू, है ना। इससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा जिज्ञासा आएगा कि यहाँ पे घूमना चाहिए, तो इससे क्या होगा, टूरिस्ट डेवलपमेंट होगा। देयर आर कनेक्टिविटी, रेल रूट की कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, जैसे कि कोटमी सोनार वाला जो अपना क्रोकोडाइल पार्क है, कोटमी सोनार को डेवलप किया जा रहा है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसको भी आप सब यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल ऐप का यूज़ किया जा सकता है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है टूरिस्ट से जुड़ने के लिए, है ना। ये सारी बातें की जा सकती है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, टिकट्स जो है या फिर जो वर्चुअल टूर है उसके बारे में भी बात किया जा सकता है। मतलब आप पहले देखो तो सही, उनको दिखाओ तो सही, एक बार आने का ट्राई तो करने दो उनको। लाइक कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोग को, ICC का जो T20 वर्ल्ड कप है वो अभी कहाँ हो रहा है, न्यूयॉर्क में, दैट इज़ USA और वेस्ट इंडीज़ में। ये लोग अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक कि न्यूयॉर्क को प्रमोट किया जा रहा है ना, बारबाडोस को क्या बोलना चाहिए, प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ से इनको रेवेन्यू मिलता है थ्रू ICC वर्ल्ड कप। ये अपने आप को प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या सेम चीज़ यहाँ भी किया जा सकता है, लाइक कि कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, है ना। ये सारी चीज़ें भी हमको क्या दे सकती है, एक वाइड व्यू दे सकती हैं, किस चीज़ को लेके, टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए। क्लियर है। लेस जो अगला पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट टर्निंग पोटेंशियल इनटू प्रॉस्पेरिटी। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल है कि हम टूरिस्ट को डेवलप कर सकते हैं, इसका क्या आर्थिक लाभ नहीं होगा। अगर आर्थिक लाभ होगा तो क्या इस आर्थिक लाभ का यूज़ हम लोग वहाँ पे रह रहे पर्टिकुलर कम्युनिटी को इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनके क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो टूरिज़्म है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट को भी क्या करता है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू प्रोवाइड कराता है, टैक्स लेवी कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें भी क्या हमारे टूरिस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ छत्तीसगढ़ के खुद के डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस रख सकता है ना। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी।
नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी। जब भी कोई चीज़ अगर सस्टेनेबिलिटी से कनेक्ट हो सके, डू कनेक्ट देम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि जो पेपर्स हैं वो आते हैं इन्वायरमेंट से। ज़्यादा जंगल की कटाई करने से पेपर भी कम हो जाएंगे। ज़्यादा जंगल की कटाई करने से क्या होगा, मतलब पेपर ज़्यादा चाहिए तो जंगल को काटना पड़ेगा, क्योंकि उनके पल्प से ही क्या बनता है, पेपर बनता है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में गए, दैट इज़ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बारे में बात करता है, जस्ट टू सिक्योर इट्स एनवायरनमेंट। क्लियर है? ऑल दो सस्टेनेबिलिटी इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, है ना, दो धारी तलवार है। दोनों तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, सस्टेनेबिलिटी को पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में 32% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है यहाँ का। ठीक है, जो लोकल पॉपुलेशन है, स्वदेशी है, जो यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे जो 50% ऑफ द एरिया है ना, अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ जो एरिया है वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ये इसका रिच कल्चरल हेरिटेज है। इस वजह से हमको क्या बात करना पड़ेगा, दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी का। क्लियर है? चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है तो कुछ चैलेंजेस है, तभी तो पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो इन चैलेंजेस को भी डील किया जाएगा, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, कि कैसे अधोसंरचना के बीच में यहाँ पे गैप है। कहीं पे अधोसंरचना तो अवेलेबल है, कहीं पे नहीं है। कहीं पे हम पहाड़ से कनेक्टेड हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी जगह पे उस पहाड़ में भूस्खलन हो रहा है। दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, ये क्या है, एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, क्या गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि टूरिज़्म को प्रमोट करे, और अगर चाह रही है तो कैसे उसको प्रमोट कर रही है ना। उनके वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर भी बात होगी, दैट इज़ चैलेंज। पॉलिसी सपोर्ट, कितना पैसा दे रही है टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए। अगर पॉलिसी कुछ बनाया है तो क्या उस पॉलिसी में भी खुद लूप होल है, तभी तो यहाँ पे टूरिज़्म उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है। इस वजह से यहाँ पे बात हो रही है क्या, पॉसिबिलिटीज़ की। क्लियर है? नेक्स्ट वन वुड बी सॉल्यूशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लाइक कि देयर इज़ अ टूरिज़्म पॉलिसी 2020-2015, इसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। आप लोग डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म प्रमोशन के बारे में बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट प्रमोशन अथॉरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। कैंपा और क्या बोलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग फंड को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्या बोलना चाहिए, प्रसाद जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, कैसे उसको कन्वर्ज किया जाए छत्तीसगढ़ के स्कीम के साथ, या फिर उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए विद इन द छत्तीसगढ़ कि यहाँ का टूरिज़्म जो है वो बेटर डेवलप कर सके। छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड का स्थापना 2002 में हो तो गया है, लेकिन क्या अभी भी वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है, दैट इज़ द अनदर क्वेश्चन। क्लियर है? इसके अलावा कंक्लूज़न में आप क्या लिखोगे कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो बेटर पॉलिसी सपोर्ट से, बेटर पॉलिसी इन्हांसमेंट से, बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू क्या कर सकता है, छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म को और बेहतर तरीके से डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम को हम लोग कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप एक पॉजिटिव वे में दिखा सकते हो ना, वो आपको दिखानी है कहाँ पे, कंक्लूजन में। क्लियर है? ग्रोइंग छत्तीसगढ़ एज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। कंक्लूजन में ये दिखाएगा कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक सोच है एज एन अधिकारी, कि आप लोग छत्तीसगढ़ को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की और कुछ बात कर तो रहे हो एटलीस्ट। क्लियर है? दैट विल गिव एन इंस्टिंक्ट ओवर द एग्जामिनर। क्लियर है? उसको सोचने में थोड़ा सा मजबूर किया जाएगा, जिससे वो आपको बेटर मार्क्स प्रोवाइड करा सके। क्लियर है? डन है? चल ठीक है। नेक्स्ट वन वुड बी फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ फोक लिटरेचर्स एंड आर्ट्स। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को बोला था कि डेफिनेटली आएगा। इसके ऊपर एक वीडियो भी है मेरा, आर्ट फॉर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो आपका जो ये वाला पोर्शन जो है ना, वो तो मैंने पहले ही डील करा चुका था आपको। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत था। एक सजेशन रहेगा मेरा कि अगर आपने HR की बुक पढ़ी है तो आपसे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों बन जाता। ठीक है, लेकिन जो नहीं बनता इस बुक से, HR के बुक से, वो था कनेक्शन। ठीक है, और मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ऐसे इज ऑल अबाउट द कनेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, कि अगर आपने ऐसे में कनेक्शन बैठा लिया तब आपको पता चलेगा कि कैसे
ऐसे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट होता है और वो एक लय प्रोड्यूस करता है। जब ये लय प्रोड्यूस होता है तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी मज़ा आता है और उसको नंबर देने में भी मज़ा आता है। अगर आप वो कनेक्शन नहीं बैठा पाए तो दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ओनली। क्लियर है? इस वजह से कनेक्शन की ज़्यादा फोकस करनी चाहिए थी। ठीक है, ऑल दो बात करते हैं। आप लोग कुछ चीज़ें देखे होंगे, फीचर्स, लिटरेचर्स एंड आर्ट्स। अब इसमें भी बातें उठी होंगी कि भैया लिटरेचर्स के बारे में ही तो बात करना है ना, तो हम लोग क्या करें, कुछ चीज़ों को उठा के बस पुटअप कर देते हैं। लाइक कि हमारे में क्या क्या फोक टेल्स है, क्या क्या लोकोक्तियाँ हैं, जनौला है ना, क्या क्या फोक सॉन्ग्स है, बस उसको पुटअप कर देते हैं ना और वो उसका फीचर्स बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे ना फीचर्स को लेके नहीं है, विशेषता बतानी है। लेकिन ये जो विशेषता है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। इट इज़ अ एनालिटिकल टाइप ऑफ एसे। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो लिटरेचर्स के डेवलपमेंट हुए हैं, उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए थी, उसका रूट्स के बारे में। क्या हमारा जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है वो इन्फ्लुएंस किया है हमारे यहाँ के लिटरेचर में? क्या ये पहले सिर्फ मुँह ज़बानी बताई जाती थी, फिर क्या बाद में वो सिर्फ लिखे गए? ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते थे जस्ट टू गिव एग्जामिनर एन एज। ठीक है, ताकि उसको लगे कि आप दूसरों से बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ये 4 जो ऐसे मैंने अभी तक डील किया हुआ है, मतलब ये चौथा भी जो डील कर रहा है इसको इंक्लूड करके, अगर आप इसको लिखते ना, अगर आप बेहतर तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से अगर आप लिख पाते ना, नो वन, मार्क माई वर्ड, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 160 मार्क्स। 40 नंबर का एवरेज लेके चलते हैं, 160 नंबर से 1 नंबर कम कोई नहीं काट सकता था। क्लियर है? आप लोग का 160 नंबर फिक्स हो जाता अगर आपने एसेस के टॉपिक को ठीक से पढ़ा ही होता तो। क्लियर है? कुछ नहीं करना था, जितना नॉलेज था उसको बस पुट अप करना है एक समराइज्ड वे में। क्लियर है? याद रहेगा? इसका भी टेम्पलेट आप लोग एक बार ही देखिएगा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो ऐसे को मैं बना रहा था, ऑल्दो मैं एग्जामिनेशन पे नहीं बैठा था, इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि यह तो घर पे बैठ के बनाना बहुत इजी है, तो आई विल चैलेंज यू। एक काम करना, आप ऐसे बनाओ, है ना, और उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लीव अ कमेंट वाला जो सेक्शन होता है, कोई सा भी इमेज या फिर कोई सा भी यूट्यूब का लिंक डाला होगा उसमें, है ना, आप अपलोड कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपको खुद बता देंगे कि आप कहाँ पे हैं। क्लियर है? पीयर इंटरेक्शन, पीयर लर्निंग एक वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे आप यूज़ कीजिए उसका, शायद आपको फ़ायदा होगा। क्लियर है? चलो, तो इंट्रोड्यूस कैसे करना था? कोड बेस्ड या फिर सॉन्ग बेस्ड, ग्लोरीफाइंग द सीजीस रिच कल्चरल हेरिटेज। छत्तीसगढ़ के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको बताते हुए आपको एक सॉन्ग के थ्रू या फिर एक कोड के थ्रू इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म या फिर लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करना था, है ना। ये चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस की है ना, तो उसको आप वहाँ पर से देख सकते हो। क्लियर है? इंट्रोड्यूस आर्ट फॉर्म्स एंड लिटरेचर्स ऑफ छत्तीसगढ़। जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं या फिर लिटरेचर्स हैं, वैरायटी ऑफ जो लिटरेचर्स हैं, उसको जस्ट आप मेंशन कर सकते थे वहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे आप लोग को ज़रूरत थी थीसिस स्टेटमेंट की, है ना, कि आप लोग क्या करने वाले हो, इस थ्रू आउट द एसेस आप कैसे इसको डील करने वाले हो उसके बारे में आपको बात करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक फ्लो मेंटेन रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑल दो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिया है, इस वजह से मैंने ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं लगाया है। मैंने हिस्ट्री से कनेक्ट करने का कोशिश किया इस पूरे ऐसे को, इस वजह से यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट नहीं लगा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपको थोड़ा बेहतर लगे तो आप यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते थे। क्लियर है? चलो, तो फोक लिटरेचर का रूट्स कि कैसे हमारा जो लिटरेचर है यहाँ पे वो डेवलप हुआ है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे, एंशिएंट पीरियड में, मिडिवल में, कॉलोनियल एरा में, कंटेम्प्रेरी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कॉलोनियल एरा पे प्रिंटिंग मशीन आ चुका था, मिडिवल एरा में भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था,
और एंशिएंट पीरियड में सारी चीज़ें मोस्टली ओरल होती थी, मुँह ज़बानी होती थी। भक्ति मूवमेंट का इफेक्ट दिखेगा आप लोग को मिडिवल के लिटरेचर पे, कॉलोनियल एरा पे प्रिंटिंग, नेशनल अवेकनिंग के ऊपर में लिटरेचर दिखेगा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे लाइक कि ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को आप ऐड करके एक अलग पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इन सारे जगहों पे एक एक एग्जाम्पल जो कि एचआर के बुक में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर सकते थे, है ना, उनको अगर यूज़ करते तो और बेहतर होता। क्लियर है? इसके अलावा कौन कौन से हमारे पास फोक लिटरेचर्स हैं, है ना, तो इसके बारे में बात कर सकते थे। फोक टेल्स, ढोला मारू वगैरह के बारे में बात कर सकते थे, सतवंतिन वगैरह, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे। फोक सॉन्ग, सुआ गीत, है ना, और क्या है, सोहर गीत, और कोई सा रीलो गीत, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे। फोक सॉन्ग कैसे वो डेवलप हुआ है, कैसे हमारे कल्चर को वो एक दूसरे से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। प्रोवर्ब्स और रिडल्स, इसका जो मेन मोटिव होता है प्रोवर्ब्स और रिडल्स का, ये आपका माइंड को ओपन करने का काम करता है, आपके नॉलेज चेकिंग के ऊपर है ना, लाइक कि पर्रा भर लाई आकाश भर बगराई, है ना, दैट इज तारा को बोल रहे थे, है ना, ये कैसा है, जनौला है एक टाइप का। क्लियर है? ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते थे इनको बताने के लिए, इसका मोटिव क्या है, इसके पीछे थीम्स क्या है, ऐसे करके आप एक बेटर ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज़ फोक आर्ट। फोक आर्ट पूरी तरह से मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि कैसे डील करना है। अगर आप लोगों ने इसको यूज़ कर पाया होगा ना, तो मैं नहीं मानता कि आप लोग को नंबर कटेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत पहले, मतलब जब स्टार्ट ही किया था मैं अपना चैनल को, उसी टाइम पे मैंने इस टॉपिक को डील किया हुआ था। क्योंकि यहाँ पे सब के सब ना सिर्फ आर्ट फॉर्म को लिखते गए, कैसे ढोकरा आर्ट है, बेल मेटल आर्ट है, टेराकोटा आर्ट है, फोक डांसेस है, म्यूज़िक है, फोक थिएटर्स है हमारे पास, ऐसे सीधा लिख दिए। लेकिन अगर आप उसको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करोगे ना, तो एग्जामिनर को देख के अच्छा लगेगा कि भैया ये थोड़ा सा अलग तो लिखा है बाकियों से, और वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। क्लियर है? अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बारी जाके देखिए, छत्तीसगढ़ आर्ट फॉर्म को लेके जो वीडियो है उसको, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा फॉर श्योर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, अब क्या है, जो फोक आर्ट है इसका यूज़ को लेके हम लोग कंक्लूड कर सकते थे, या फिर हम लोग ये बता सकते थे कि जो हमारा लिटरेचर है या फिर जो आर्ट फॉर्म है उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में फॉर द कल्चरल रेनेसांस, है ना, कल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए, सांस्कृतिक विरासत को और बेहतर बनाने के लिए कैसे हम लोग अपने जो प्रीवियस के जो हमारे कल्चर्स हैं उसको मॉडिफाई करके या फिर उन पे थोड़ा सा मोल्ड करके कैसे उसको प्रेजेंट लाइफ में यूज़ किया जा सकता है। लाइक देयर वाज अ स्टेटमेंट कोविड के टाइम पे आसाम में जो डांस होता है, एक टाइप का थिएटर फॉर्म है वहाँ भी कोई सा, उसमें क्या किया था उन्होंने, कोविड का अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया था थ्रू दैट थिएटर फॉर्म। तो क्या ऐसे ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इन थिएटर फॉर्म्स का यूज़ करके या फिर इनके म्यूज़िक्स का यूज़ करके, इनके जो मार्शल आर्ट है इनका यूज़ करके या फिर पेंटिंग्स का यूज़ करके क्या हम एक कल्चरल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कल्चरल अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, या फिर सोसाइटल अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं क्या, इन सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं कल्चरल रेनेसांस पे। क्लियर है? याद रहेगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, एक एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट पुटअप कर दीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन समझ में नहीं आया। और अगर इस चीज़ का इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जो PDF है, जो ये 4 एसेस का पूरा टेम्पलेट है, वो अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो फॉर द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।